मुदस्सिर ने हरीम से कह दिया है कि मिस हरीम मैं आपका साथ दूंगा। अगर आप कहती हैं तो मैं फ़ाइज़ से खुद बात करता हूँ और सारी बात क्लियर करके आपकी ज़िंदगी फिर से अच्छी हो सकती है। आपको किसी भी तरह से परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि जिस रास्ते पर मैं जाना ही नहीं चाहती, उस रास्ते का आखिर मैं पता कैसे पूछूँ? इसलिए बेहतर यही है कि आज तो आपने बात कर दी इन लोगों के बारे में, लेकिन दोबारा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि वो लोग कभी भी ठीक नहीं हो सकते। जैसा कि आपने देखा है कि उसने कह दिया है कहकशां ने कि मैं कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगूंगी, यानी इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अपनी अकड़ नहीं भूल रही और अपनी अकड़ पे कायम है और वही कुछ कर रही है जो वो करना चाहती थी। खैर बहुत ज़्यादा वो भी परेशान है, उसके पास भी कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मजबूरी उसे यहाँ पे रहना पड़ रहा है। लेकिन हरीम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जैसे ही वो उसे देखती है तो उसे महसूस होता है कि नहीं, वो बहुत बड़ी गलती कर रही है इन लोगों को दोबारा इधर रख के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है इन लोगों की वजह से और वो इस तकलीफ़ से छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने इन लोगों को दोबारा अपनी ज़िंदगी में आते हुए देखा है, तो वो काफ़ी परेशान हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा उसका दिल टूट चुका है कि ऐसा ना हो फिर दोबारा ये लोग कोई ऐसा तमाशा लेके अंदर आ जाएँ कि उसकी ज़िंदगी फिर से तबाह होकर रह जाए। इस बात ने उसे परेशान करके रख दिया है। खैर आप देखेंगे कि वो औरत अभी भी लकड़ी की तरह अटकी ही हुई है और बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं हो पा रही है। अभी भी उसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ वही अकड़, वही गुरूर है कि जैसे सारा कुछ पहले की तरह हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी अकड़ ने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। बहुत ज़्यादा हरीम भी उनको देख के जाती है और परेशान है। कहीं न कहीं इंसान के अंदर वही पाई जाती है। ऐसा ही हुआ है। बेशक फ़ाइज़ जो है बिल्कुल डिफ़रेंट था इन सब से, लेकिन फिर भी उसकी तरबियत उसके आड़े आ गई और उसने अपनी माँ के कहने पर सारे अपनी तबाही बर्बादी शुरू कर ली। तबाही इनकी उस दिन ही शुरू हो गई थी जिस दिन हरीम पर इन लोगों ने बोहतान लगाए थे। सारी तबाही वहीं से शुरू हुई थी, लेकिन इन लोगों को शायद इस चीज़ की पहले समझ नहीं थी। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता, धीरे-धीरे सब समझ आ रही है। फ़ाइज़ अभी ज़रा अकड़ में है, वो ये चीज़ नहीं समझना चाह रहा। लेकिन जब देखेंगे दूसरी तरफ नासिर का बेड़ा गर्क हो चुका है और उसकी वो हालत हो रही है कि वो समझिए कि बस मरता-मरता बच रहा है। लेकिन ज़िंदगी यानी कि ज़िंदगी के होते हुए भी समझे मर ही रहा है, उसका ये हाल हो रहा है। क्योंकि जो गुनाह उसने किया है उसकी सज़ा तो उसको बहुत ही भयानक मिलने वाली है। इसलिए वो काफ़ी बीमार रहता है। हुस्ना उसको कहती है कि आखिर तुम्हें क्या मसला है? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ और तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम्हें ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है? मुझे आज तुम्हें बताना ही होगा। जिस पर इसरार करने पर वो सारी हकीकत उसको बता देता है और कहता है जी असल माजरा ये हुआ है और मैंने ये सब कुछ किया है। जिसको वो कहती है कि हम जाकर सब हरीम से माफ़ी मांगेंगे और फ़ाइज़ को जाकर बताएंगे कि असल बात क्या थी। जी राज़ी हो जाते हैं और जाकर वो यही काम करते हैं। फ़ाइज़ बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि आखिर ये क्या हो गया है, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो नासिर को कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन आप इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा? हरीम से भी माफ़ी मांगता है, लेकिन हरीम कहती है कि अब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे कहना भी हरीम को ऐसा ही चाहिए, नहीं माफ़ करना चाहिए ऐसे इंसान को, क्योंकि जब वो सबके सामने इससे भीख मांग रही थी कि मुझ पे यकीन किया जाए, लेकिन फिर भी इसकी कोई बात पे यकीन नहीं कर रहा था और अब इसको भी इसे छोड़ ही देना चाहिए। दूसरी तरफ मुदस्सिर की बीवी को तलाक ही होगी पक्का। और जब हो जाएगी तो आप देखिएगा कि उसकी माँ कहेगी अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, हरीम इस घर में आएगी और ज़रूर आएगी, मुझे हरीम को इस घर में लाना ही लाना है। और इस बात के लिए राज़ी हो जाएगा हरीम का बाप और वो भी उसको फोर्स करेगा। हाँ, हकीकत यही है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। इन जैसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि तुम अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारो। इस तरह से वो भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारेगी। लेकिन इन लोगों को माफ़ी नहीं मिलने वाली। हरीम इन लोगों के पास दोबारा वापस नहीं जाएगी। मेरा तो खैर आइडिया यही है कि इसको वापस जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सलूक उसके साथ किया है उसका तो इनको कोई ना कोई कर्ज चुकाना ही बेहतरीन पड़ेगा। ड्रामा सीरियल खुमार, इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से खुमार उतार दिया गया है इन लोगों का जिनको दौलत की खुमारी चढ़ी हुई थी, किस तरह से इनको ज़मीन पर दे मारा है। इस ड्रामे में बताया गया है कि इन लोगों की क्या असल हकीकत है। खैर अब देखेंगे कि बड़ी उछलती रही है ये कहकशां बेगम, बड़ी ही हवाओं में उड़ती रही, लेकिन अब जाके उसको अंदाज़ा हो चुका है कि उसकी औकात आखिर है क्या। दर-बदर की ठोकरें खा रही है। वहाँ से खैर से दिलारा ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया है। वो भी इससे तंग आ चुकी थी, इनकी ज़ुबान से तंग आ चुकी थी। वैसे तो वो भी कम नहीं, उससे 10 हाथ आगे ही है।
और अब देखेंगे कि रेयान भी काफ़ी परेशान है अपनी माँ की वजह से कि आखिर वो किधर है। लेकिन हम ना बड़ी चालाकी के साथ सारी चीज़ों को हैंडल कर रही है और रेयान को कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, उधर सब सँभाल लेंगे, मामा उधर हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसको काफ़ी तसल्ली दी जा रही है और कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और बल्कि उनके बारे में सोचना ही नहीं है। असल बात ये है। ख़ैर अभी तो वो बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड है कि बहुत ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी साइड पे आप देखेंगे कि फ़ाइज़ जो है वो बेहद परेशान है, जहाँ-जहाँ की ठोकरें खा रहा है लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है। कोई भी उस पे यकीन करने को तैयार ही नहीं। सबको कह रहा है कि मुझ पे यकीन करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ये जो कुछ हुआ सब कुछ गलत था, झूठ था। लेकिन कहाँ कोई सुनने वाला है उसकी अब? उसकी कोई बात नहीं सुनेगा और उसको कहीं भी नौकरी नहीं देगा। असल में दिखाया जा रहा है कि उसको उसकी असल हकीकत पे लाके दिखाया जा रहा है। वैसे उसने किसी के साथ बुरा नहीं किया। यहाँ पर आ जाती है तरबियत, यानी कि तरबियत आड़े आ जाती है। जो तरबियत उसकी की गई है वो नज़र आ ही जाती है और कहीं न कहीं इंसान के अंदर वही पाई जाती है। ऐसा ही हुआ है बेशक फ़ाइज़ जो है बिल्कुल डिफरेंट था इन सब से, लेकिन फिर भी उसकी तरबियत उसके आड़े आ गई और उसने अपनी माँ के कहने पर सारी अपनी तबाही बर्बादी शुरू कर ली। तबाही इनकी उस दिन ही शुरू हो गई थी जिस दिन हरीम पर इन लोगों ने बोहतान लगाए थे। सारी तबाही वहीं से शुरू हुई थी, लेकिन इन लोगों को शायद इस चीज़ की पहले समझ नहीं थी। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता, धीरे-धीरे सब समझ आ रही है। फ़ाइज़ अभी ज़रा अकड़ में है, वो ये चीज़ नहीं समझना चाह रहा। लेकिन जब देखेंगे दूसरी तरफ नासिर का बेड़ा गर्क हो चुका है और उसकी वो हालत हो रही है कि वो समझिए कि बस मरता-मरता बच रहा है। लेकिन ज़िंदगी यानी कि ज़िंदगी के होते हुए भी समझे मर ही रहा है, उसका ये हाल हो रहा है। क्योंकि जो गुनाह उसने किया है उसकी सज़ा तो उसको बहुत ही भयानक मिलने वाली है। इसलिए वो काफ़ी बीमार रहता है। हुस्ना उसको कहती है कि आखिर तुम्हें क्या मसला है? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ और तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वज़ह से तुम्हें ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है? मुझे आज तुम्हें बताना ही होगा। जिस पर इसरार करने पर वो सारी हकीकत उसको बता देता है और कहता है जी असल माजरा ये हुआ है और मैंने ये सब कुछ किया है। जिसको कहती है कि हम जाकर सब हरीम से माफ़ी माँगेंगे और फ़ाइज़ को जाकर बताएँगे कि असल बात क्या थी। जी राज़ी हो जाते हैं और जाकर वो यही काम करते हैं। फ़ाइज़ बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि आखिर ये क्या हो गया है? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो नासिर को कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन अब इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा? हरीम से भी माफ़ी माँगता है लेकिन हरीम कहती है कि अब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे कहना भी हरीम को ऐसा ही चाहिए, नहीं माफ़ करना चाहिए ऐसे इंसान को, क्योंकि जब वो सबके सामने इससे भीख माँग रही थी कि मुझ पे यकीन किया जाए, लेकिन फिर भी इसकी कोई बात पे यकीन नहीं कर रहा था और अब इसको भी इसे छोड़ ही देना चाहिए। दूसरी तरफ मुदस्सिर की बीवी को तलाक ही होगी पक्का। और जब हो जाएगी तो आप देखिएगा कि उसकी माँ कहेगी अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, हरीम इस घर में आएगी और ज़रूर आएगी, मुझे हरीम को इस घर में लाना ही लाना है। और इस बात के लिए राज़ी हो जाएगा हरीम का बाप और वो भी उसको फोर्स करेगा। हाँ, हकीकत यही है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। इन जैसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि तुम अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारो। इस तरह से वो भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारेगी। लेकिन इन लोगों को माफ़ी नहीं मिलने वाली। हरीम इन लोगों के पास दोबारा वापस नहीं जाएगी। मेरा तो खैर आइडिया यही है कि इसको वापस जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सलूक उसके साथ किया है उसका तो इनको कोई ना कोई कर्ज चुकाना ही पड़ेगा।